हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री का यूनिट सेकंड जो है पढ़ेंगे। यूनिट फर्स्ट जो है पहले ही अपलोड हो चुकी है एंड ये यूनिट सेकंड है। एंड इसमें हमें मराठा राज्य के उत्थान के बारे में पढ़ना है और उसके पतन के बारे में पढ़ना है। और इसमें आपका मैसूर है, पंजाब है, बंगाल है और ब्रिटिश सरकार जो है, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है सेकंड यूनिट में। सो सेकंड यूनिट जो है आपका काफ़ी बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारे जो कंट्रीज़ है उनके बारे में पढ़ना है, उनका कैसे उत्थान हुआ, कैसे पतन हो गया, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। तो हमारा जो फर्स्ट जो वीडियो रहेगी वो रहेगी मराठा राज्य के उत्थान और पतन 1707 से लेके 1760 तक, ठीक है। इस वीडियो में हम 1707 से 1760 तक का पढ़ेंगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम जो है ये मराठा उत्थान का कवर करेंगे, पतन और उत्थान, ठीक है। पानीपत का जब स्टार्ट हुआ था ना 1772 में, वो पढ़ेंगे। इसके बाद थर्ड वीडियो आएगी उसमें हम मराठा शक्ति के उत्थान और पतन का जो तृतीय भाग है जिसमें आंग्लो मराठा संघर्ष आता है 1772 से 1718, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे मैसूर का कैसे उत्थान हुआ और कैसे उसका पतन हो गया, जो मैसूर राज्य उदय हो रहे थे, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद 1760 से 1786 तक का पढ़ेंगे। एंड इसके बाद मैसूर के उत्थान और पतन में हम जो है 1786 से 1881 तक का पढ़ेंगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे पंजाब राज्य का उत्थान कैसे हो गया, ठीक है, पतन कैसे हो गया, उसमें रणजीत सिंह के बारे में हम पढ़ेंगे जो 1780 से 1839 तक का है। इसके बाद हम जो है आगे पढ़ेंगे पंजाब के उत्थान और पतन में भाग 2 में उनकी मृत्यु कैसे हो जाती है रणजीत सिंह की, ठीक है, पंजाब की विजय कैसे होती है, और इसमें हम पढ़ेंगे 1839 से 1849 तक का। इसके बाद बंगाल और अवध में ब्रिटिश सत्ता की किस तरह स्थापना हुई इसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे ब्रिटिश सरकार के भारतीय राज्य के साथ संबंध कैसे थे, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो ये टोटल आपको सेकंड यूनिट में पढ़ना है। एंड सेकंड यूनिट आपका काफ़ी बड़ा हो जाएगा और इसलिए हम इसको एक एक वीडियो में कवर करेंगे, एक एक टॉपिक को। सो फर्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम मराठा राज्य के उत्थान और पतन के बारे में 1707 से 1760 तक का। सो फर्स्ट वीडियो आपकी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि इसमें हमें मराठा जो राज्य के उत्तराधिकारी रहे हैं, ठीक है, जो राजा रहे हैं वो सब पढ़ने हैं हमें, ठीक है, उसमें कैसे कैसे शासन होते थे, इसलिए ये फर्स्ट जो वीडियो है ये थोड़ी सी लंबी रहेगी। इसके बाद जो वीडियो आएंगी सेकंड ये थोड़ी छोटी होंगी, ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्शन जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अगर आपने यूनिट फर्स्ट पढ़ा होगा तो आपने उसमें देखा होगा कि 18वीं जो शताब्दी थी उसमें जो देश था, वहाँ का समाज था, वो कैसे जो है बदल रहा था, कैसी स्थिति थी, ठीक है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। और 18वीं शताब्दी में आपने मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ा होगा कि कैसे जो है उनका पतन होने लगा, ठीक है, और कैसे मराठा जो शक्ति है वो उदय होने लगी। आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि 18वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि औरंगजेब तक तो बाबर ने स्थापना की थी मुगल साम्राज्य की। इसके बाद औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हो गई थी, लेकिन औरंगजेब की जो शासन प्रणाली थी, जो नीतियाँ थी, कहा जाता है कि औरंगजेब बहुत ही क्रूर शासक था और काफ़ी जो उसने ठोस नीतियाँ जो है वो लोगों पे, जनता पे जो है लागू कर रखी थी, जिसकी वजह से जनता जो है काफ़ी परेशान थी। और औरंगजेब के बाद के जो शासक आए वो इतने अच्छे नहीं थे, उन्होंने शासन इतने अच्छे ढंग से नहीं चला पाए, ठीक है, और इस वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे जो है मुगल सत्ता जो है कमज़ोर होने लगी, क्योंकि जब राजा कमज़ोर हो जाएगा तो राज्य अपने आप ही कमज़ोर हो जाएगा और जो उसके आसपास की शक्तियाँ थी, उस राज्य के आसपास के राज्य थे वो धीरे धीरे मजबूत होने लगे। और जो मुगल के अंडर में राज्य थे, मुगल ने जितने साम्राज्य की स्थापना की थी, जितने राज्य को अपने राज्य में मिलाया था, वो जो छोटे छोटे राज्य थे वो जो है अब अपने आप को मजबूत करने लगे जब मुगल साम्राज्य कमज़ोर होने लगा। और ये छोटी छोटी शक्तियाँ जो है अपने आप को जब मजबूत करने लगी तो उसी में से एक शक्ति है मराठा, जो वो काफ़ी जो है आगे जाके प्रभावशील बनी। और इसके बाद हम इस मराठा शक्ति के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद काफ़ी सारी शक्तियाँ हैं, मैसूर, पंजाब, ठीक है, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी हमें क्या पढ़ना है, मराठा शक्ति के बारे में पढ़ना है कि जब शक्तियों का उदय हुआ, जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ तो जो छोटी छोटी शक्तियों का उदय हो रहा था वो आपस में जो है लड़ाई कर रही थी और फिर एंड में जो जीतती है वो होती है मराठा शक्ति, और ये जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावशील रही। तो इससे सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि मराठा शक्ति के
उत्थान, जो मराठा शक्ति का उदय हुआ, ठीक है, उसके लिए कौन से उत्तरदायी कारण थे, ठीक है, ऐसी कौन सी मुगलों की गलती थी, ऐसी कौन सी गलती थी जिसके वजह से जो है मराठा शक्ति का उत्थान हुआ। और साथ ही साथ मराठा जो साम्राज्य है उसमें ऐसी कौन सी खास बात थी जिसके वजह से इसका उत्थान जो है हुआ। इसमें हम पढ़ेंगे महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, यानी कि जो मराठा है उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। ये जो है उत्तरदायी कारण है इसके उत्थान का। और महाराष्ट्र में धार्मिक जागृति भी एक इम्पॉर्टेंट जो है उत्तरदायी कारण मानते हैं इसके उत्थान का, मराठा शक्ति के। इसके बाद हिंदुत्व का प्रभाव पढ़ेंगे हम। भाषा की एकता भी एक तरह से उत्तरदायी कारण है इसके उत्थान का। इसके बाद नेक्स्ट जो कारण है वो है समाज में भेदभाव का अभाव, यानी कि उस टाइम समाज में भेदभाव नहीं था मराठा साम्राज्य में। और दक्षिण के जो सल्तनत का निरंतर ह्रास, यानी कि जो मुगल साम्राज्य है इसका जो पतन हो रहा था, ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट कारण माना जाता है मराठा शक्ति के उत्थान का। इसके बाद मराठों की दैनिक आर्थिक स्थिति, मराठों की जो आर्थिक स्थिति थी वो भी एक इम्पॉर्टेंट जो है रीज़न मानते हैं इसके उत्थान का। इसके बाद शिवाजी जो है, शिवाजी महाराज का जो है योगदान रहा, इनके योगदान की वजह से जो है मराठा शक्ति का उत्थान जो है काफ़ी तीव्र गति से हुआ, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो शिवाजी महाराज का योगदान रहा है मराठा शक्ति के उत्थान में, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। और उनके उत्तराधिकारी यानी कि उनके जो वंशज रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने 1630 से 1680 तक शासन किया। और इसके बाद हम संभाजी महाराज के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद राजा राम, इसके बाद शिवाजी द्वितीय जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। शाहू महाराज जी आए, इसके बाद राजा राम द्वितीय आए। ये सब कौन थे? ये सब छत्रपति थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे शाहू द्वितीय और प्रताप सिंह और अप्पा साहब के बारे में। इस फर्स्ट वीडियो में आपको जो है 1760 तक का मैक्सिमम पढ़ना है। इसके बाद पानीपत का युद्ध जो आपका सेकंड यूनिट है वो काफ़ी पार्ट जो है डिवाइड है, काफ़ी पार्ट में डिवाइड है। तो आगे की पार्ट जो है उसमें हम प्रताप सिंह, अप्पा साहब, इन सबको डिटेल में देखेंगे। बाकी इस वीडियो में इनका मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है ताकि जब आप आगे पढ़ें तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो। इस वजह से मैंने जो है प्रताप सिंह और अप्पा साहब जो नेक्स्ट छत्रपति जो थे मराठा साम्राज्य के, इसके बारे में बताया है। और वहीं दूसरी तरफ बात करें हम पेशवा की, तो एक तरह से ये प्रधानमंत्री होते थे मराठा साम्राज्य के, जो छत्रपति द्वारा जो है नियुक्त किए जाते थे। और इसमें हम पढ़ेंगे बालाजी विश्वनाथ बाजीराव प्रथम के बारे में और बालाजी बाजीराव के प्रथम के बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो में हमें ये सिर्फ 3 के बारे में पढ़ना है। इसके बाद जैसे आपका सेकंड यूनिट का सिलेबस जो है वो आगे बढ़ता जाएगा वैसे हम धीरे धीरे ये जो सारे शासक हैं ये कवर करेंगे, ठीक है। अभी इनको कवर करना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जब आंग्ल मराठा युद्ध जब आएगा तो वो जो है हम उसमें पढ़ेंगे, उसमें इन शासकों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको वीडियो के इंट्रो में बताया था कि आपको क्या पढ़ना है, मराठा राज्य के उत्थान और पतन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो मराठा राज्य के उत्थान का क्या कारण रहा ये जानेंगे हम इस वीडियो में। और इसके उत्तराधिकारी के बारे में जानेंगे। तो जो फर्स्ट मेन जो रीज़न माना जाता है वो माना जाता है मुगलों का पतन, ठीक है। मुगल साम्राज्य का जब पतन हुआ तो उसी के साथ साथ जो है मराठा शक्ति का उदय होने लगा, ठीक है। इसमें हम ये पढ़ेंगे 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, यानी कि 18वीं शताब्दी का क्या मतलब है? 18वीं शताब्दी का मतलब है सन 1700 से लेके 1799, इसके बीच का जो टाइम पीरियड है ना, इसको बोलते हैं 18वीं शताब्दी। तो 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मराठा राज्य का उत्थान और पतन जो है 1707 से 1760 भारतीय इतिहास में स्मरणीय है, ठीक है। और इस समय जो है 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। और वो परिवर्तन क्या था? एक था मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था और दूसरी तरफ क्या हो रहा था, मराठा जो राज्य है उसका उत्थान हो रहा था, ठीक है। मराठा की शक्ति जो है वो विकसित हो रही थी, ठीक है। तो 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए 18वीं शताब्दी में। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में बताया था कि मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है बाबर ने करी थी। इसके बाद 1707 में जो है औरंगजेब की मृत्यु हुई और वहीं से क्या माना जाता है कि औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही जो है मुगल साम्राज्य वो धीरे धीरे पतन की ओर जाने लगा। और जब मुगल साम्राज्य पतन की ओर जाने लगा तो सत्ता कमज़ोर हो गई। सत्ता कमज़ोर हो गई तो मुगल की जो शक्तियाँ थी वो सारी ख़त्म होने लगी।
मुगल सम्राटों की अयोग्यता, सैनिक अक्षमता और आर्थिक विनाश जैसी आंतरिक दुर्बलता ही मुख्य रूप से मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो क्यों कारण उत्तरदायी है? क्योंकि जो मुगल साम्राज्य के जो शासक थे वो अयोग्य थे, वो सत्ता अच्छे से चला नहीं पाए। कौन से शासक? जो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी शासक आए वो मुगल साम्राज्य को संभाल नहीं पाए, अच्छे से चला नहीं पाए। ठीक है, सैनिक दुर्बलता जो है उसमें आ गई। ठीक है, अच्छे से वो शासन प्रणाली नहीं चला पाए, जिसकी वजह से जो है मुगल साम्राज्य जो है वो धीरे धीरे खत्म हो गया। और इन कारणों के फलस्वरूप अनेक जो है नई शक्तियों का उत्थान हुआ, जिन्होंने मुगलों को बिल्कुल असहाय कर दिया। जब ये जो छोटी छोटी शक्तियाँ थी, जिसमें आपका बंगाल, पंजाब, मैसूर, मराठा, ये सारी जो शक्तियाँ हैं ये धीरे धीरे जो है उभरने लगी। और ये जब शक्तियाँ उभरने लगी तो मुगल से जो है मुगल साम्राज्य से युद्ध होने लगा इनका, और इनने जो है धीरे धीरे मुगल सत्ता को कमज़ोर कर दिया और मुगल सत्ता की बिल्कुल अंत तक पहुँचा दिया। इन नई शक्तियों में मराठा, सिक्कों आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ठीक है, तो ये जो नई नई शक्तियाँ जो विकसित हो रही थी, इनमें से जो मेन मानी जाती है वो मानी जाती है मराठा और सिख। ये शक्तियाँ जो है काफ़ी ज़्यादा विकसित हुई थी। मराठों की शक्ति तो इतनी बढ़ गई थी कि संपूर्ण उत्तर भारत को उन्होंने रौंद डाला था, जहाँ पे मुगलों का शासन था। ठीक है, दिल्ली भी उनके प्रभाव क्षेत्र में आ गया था, क्योंकि उस समय दिल्ली पर भी जो है मुगल साम्राज्य का शासन था। दिल्ली के सम्राट मराठों के संरक्षण में रहने लग गए थे। यहाँ क्या हुआ था कि मुगल साम्राज्य का शासन तो था, लेकिन अब क्या हो रहा था कि मराठों ने उनसे युद्ध करना स्टार्ट कर दिया था और उनको जो है अपने अधीन कर लिया था। तो इस प्रकार जो वहाँ के सम्राट थे वो क्या करते थे, वो एक तरह से मराठों के संरक्षण में रहने लगे थे, यानी कि मराठा जो है उनसे पूछकर ही वो कार्य करते थे। ठीक है, जो भी कार्य करना हो पहले मराठा जो सरकार है, जो राजा है, उससे परमिशन लेंगे, इसके बाद ही जो है वो आगे काम करेंगे। ठीक है, इस तरह जो है मराठा शक्ति ने अपना विकास किया था। ठीक है, अब वो हर संकट में जो है वो मराठों की ओर देखने लगे थे। क्यों? क्योंकि मराठा वो एक तरह से आप बोल सकते हो उस पर एक अधिकार कर लिया था, उसको जीत के अपने अंडर में कर रखा था। इसलिए जो है वहाँ के जो राजा थे वो मराठों से परमिशन लेके ही कार्य कर सकते थे। पंजाब में सिखों में गुरु गोविंद सिंह के शिष्य बंदा बहादुर ने मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी। तो जो पंजाब के शासक थे, ठीक है, पंजाब में कौन था? जो गुरु गोविंद सिंह के जो शिष्य थे, उन्होंने भी जो है मुगलों के खिलाफ जो है काफ़ी विद्रोह किया। ठीक है, और मुगल साम्राज्य को उन्होंने भी जो है मुगल साम्राज्य को पतन तक लाने में उनका भी योगदान है। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर भारत और दक्षिण में भी अनेक मुगल प्रांतों के गवर्नर जैसे निजामुल मुल्क और अवध के नवाब और बंगाल के अलवर्दी खान ने भी जो है अपनी स्वाधीनता को घोषणा कर दी थी, यानी कि वो स्वतंत्र हो गए थे। उन्होंने अपनी शक्ति का विस्तार कर लिया और धीरे धीरे अपने राज्य को स्वतंत्र कर लिया। और इसी तरह जो है धीरे धीरे मराठा, पंजाब, अवध, मैसूर, बंगाल, ये जितनी भी राज्य थे ये धीरे धीरे क्या हुए, ये सब मुगल की कैद में थे। मुगल ने अपने राज्य में इसको मिला लिया था, युद्ध करके जीत लिया था। इसके बाद धीरे धीरे ये लोग जो है अपनी शक्ति को मजबूत करने लगे और ये जो है मुगल साम्राज्य में से अलग हो गए, यानी कि स्वतंत्र होने लगे। तो पहले आप इस मैप की सहायता से समझिए कि मुगल साम्राज्य कहाँ था और मराठा साम्राज्य कहाँ था। तो जो मुगल साम्राज्य है वो यहाँ पे था और दिल्ली जो है वो मुगल साम्राज्य के अंदर ही मानी जाती थी। और अगर आप इस साइड देखेंगे तो यहाँ पे जो है मराठा साम्राज्य था। यहाँ पे पहाड़ियों के जो है यहाँ काफ़ी सारी पहाड़ियाँ हैं, इसके जो है पहाड़ियों में घिरा हुआ था ये जो मराठा साम्राज्य है। ये कहाँ था? ये महाराष्ट्र में। इसके अलावा अवध, बंगाल, ये जो इधर साइड में थे, इन्होंने भी पहले ये मुगल साम्राज्य में ही था, लेकिन धीरे धीरे क्या किया, इन्होंने जो भी अपने आप को स्वतंत्र करने लगे और मुगल साम्राज्य जो है धीरे धीरे छोटा होने लगा। पहले मुगल साम्राज्य में ये सारे अवध, बंगाल, ये सारा जो है मुगल साम्राज्य के अंडर में आता था, लेकिन जैसे ही ये छोटी छोटी शक्तियाँ जो है यो भरने लगी तो ये जो राज्य है इन्होंने जो है अपने आप को मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमने जाना कि जो मराठा शक्ति के उत्थान का जो कारण माना जाता है वो मुगल साम्राज्य का पतन जो है माना जाता है। और अब हम देखेंगे कि जो मराठा साम्राज्य के
जो उत्थान है, शक्ति का उत्थान है, उसमें ऐसे क्या कारण रहे जिसकी वजह से मराठा शक्ति का उत्थान हुआ। तो उसमें हम देखेंगे महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, यानी कि जो मराठा साम्राज्य है वहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानेंगे। ठीक है, वो भी एक रीज़न है मराठा शक्ति के उत्थान का। तो मराठा की भौगोलिक स्थिति बहुत अद्भुत है। ये उत्तर से दक्षिण तक दोनों ओर पर्वतीय श्रृंखलाओं से घिरी हुई श्रृंखलाओं से सुरक्षित है। ये पर्वतीय श्रृंखला महाराष्ट्र के उत्तर और पूर्व में विंध्याचल और सतपुड़ा की श्रेणियों तक फैली हुई है। तो जो हमारा साम्राज्य है, ये मराठा साम्राज्य चारों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ है, इसलिए कोई जो बाहरी देश है, बाहरी राज्य है, वो जल्दी इन पे आक्रमण नहीं कर सकता। ठीक है, ये एक तरह से अपने आप में सुरक्षित है। तो ये एक इसकी उत्थान का रीज़न माना जाता है कि ये जो पहाड़ियाँ हैं, ये जो है मराठा राज्य की जो है सुरक्षा करती हैं। ताप्ती और नर्मदा नदियों की वजह से ये मराठा साम्राज्य जो है सुरक्षित रहा है, जिसके कारण मराठा के निवासी जो है बाहरी आक्रमण से बचे रहे हैं। तो पहाड़ियाँ हैं और पहाड़ियों के जो मराठा साम्राज्य है, ये दोनों तरफ से तप्ती और नर्मदा जो नदी है इससे घिरा हुआ है। ठीक है, जिस वजह से जो है कोई भी बाहरी जो राज्य है वो जल्दी इस पे आक्रमण नहीं कर सकता है। ठीक है, इस वजह से भी जो है मराठा जो है वो बाहरी आक्रमण से बचे रहे। ये क्षेत्र पर्वतीय किलों के निर्माण के लिए उपयुक्त था, क्योंकि इन पर शत्रु आसानी से विजय प्राप्त नहीं कर सकते थे। इस वजह ने यहाँ के निवासियों की राजनीतिक स्वतंत्रता की भावना को और सुदृढ़ किया। ठीक है, तो जो ये पर्वत है, ये जो है मराठा की जो सुरक्षा है उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है रोल प्ले करते हैं, जिसके वजह से जो बाहरी देश है वो आसानी से जो है इस पे आक्रमण नहीं कर सकता। और इस वजह ने जो है यहाँ के जो निवासी थे, जो मराठा साम्राज्य के रहने वाले लोग थे, उनको जो है उनके मन में जो है राजनीतिक स्वतंत्रता की भावना जो है वो और सुदृढ़ हो गई। ठीक है, और निश्चित हो गई। जो दूसरा जो है रीज़न रहा है मराठा शक्ति के उत्थान का, वो है धार्मिक जागृति। धार्मिक जागृति में क्या आता है? धर्म। ठीक है, धर्म की वजह से जो है यहाँ पे मराठा शक्ति का जो है उदय हुआ, उत्थान हुआ। मराठा राज्य को बनाने में महाराष्ट्र के संतों और धार्मिक नेताओं का भी अपना असीम योगदान है। 16वीं और 17वीं शताब्दी यानी 16वीं शताब्दी यानी कि 1500 से लेके 1599 और 17वीं शताब्दी यानी कि 1600 से लेके 1699। 16वीं और 17वीं शताब्दी में धार्मिक नेताओं ने महाराष्ट्र में एक अद्भुत जागृति उत्पन्न कर दी। इनमें से तुकाराम, रामदास वनम पंडित और एकनाथ के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इन्होंने सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई और ये उपदेश दिया कि भगवान की दृष्टि में सब लोग समान हैं। सो ये जो हमारे धार्मिक नेता थे, ठीक है, ये जो संत थे, ठीक है, महाराष्ट्र के जो संत और धार्मिक नेता थे, इन्होंने जो है लोगों को एकजुट करने का जो है कोशिश करी। उन्होंने किसके बेसिस पे? धर्म के बेसिस पे। उनके अनुसार उन्होंने ये लोगों के मन में डाला कि सभी लोग जो है समान हैं। ठीक है, कोई धर्म से अलग नहीं है, जाति से कोई जाति पाति से कोई अलग नहीं है, सबकी एक ही जाति है, सबका एक ही धर्म है और सबको जो है एकजुट होकर रहना चाहिए और एकजुट होकर अपना जीवन जीना चाहिए। ठीक है, तो ये भी जो है इस वजह से भी जो है मराठा जो साम्राज्य है वो एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरा, क्योंकि लोग जो है वो एकजुट हो गए। अब हर चीज़ के लिए जो है वो एकजुट होकर, जो चाहे वो स्वतंत्रता हो, ठीक है, चाहे वो समानता की बात हो, उसमें जो है लोगों में एकजुटता आ गई। और ये जो धार्मिक संत थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने सामाजिक एकता पर जोर दिया। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों में एकता की भावना पैदा हो गई। और ये जो लोग थे, ये लोग जाति, भाषा, संस्कृत, ये जो मराठा साम्राज्य के लोग हैं, ये क्या थे? ये जाति, भाषा, संस्कृत इस सब में पहले से ही एक थे। ठीक है, ऐसा कुछ था ही नहीं उस टाइम पे जाति पाति का। लेकिन अगर धर्म के बेसिस पे जोड़ना हो तो वहाँ पे जो है इनमें अभाव दिखता है। तो वही काम किया है इन संतों ने, लोगों को धर्म के बेस पर जो है जोड़ने का
कोशिश किया है मराठा साम्राज्य को। इनने क्या किया संतों ने, इनने जो है शक्तिशाली राष्ट्रीय भावना को जन्म दिया। जब ये धार्मिक जागृति जब लोगों के मन में डाली गई तो इनने किया, एक शक्तिशाली राष्ट्र की भावना को जन्म दिया। लोगों ने सोचा कि हाँ, हमें जो है स्वतंत्र रहना है और हमें एक शक्तिशाली राष्ट्र बनना है ताकि कोई बाहरी जो राज्य है वो हम पे आक्रमण ना कर सके। और जिसका जो एक योगदान माना जाता है मराठा साम्राज्य के उत्थान में वो है शिवाजी। तो शिवाजी जो थे उन्होंने जो क्या किया, मराठा जो राज्य था उसमें योगदान दिया। और जो मराठा राज्य जो इधर उधर बिखरा था, ठीक है, लोग जो इधर उधर थे, एकता की भावना पैदा हो रही थी, लेकिन जो नींव मिली मराठा साम्राज्य को उत्थान की तरफ वो शिवाजी जी ने दी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिखरे हुए जो मराठा साम्राज्य था वो मराठा साम्राज्य को राजनीतिक शक्ति के रूप में जो है सुदृढ़ किया। ठीक है, उन्होंने जो है सबको एक करा। कितने, शिवाजी जो हमारे महाराज है, जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार क्या हुआ, इस प्रकार जो सांस्कृतिक एकता है, भूगोलिक स्थिति और जो शिवाजी जी हैं उनके नेतृत्व ने क्या किया कि मराठा में हिंदुओं की राजनीतिक शक्ति को सुदृढ़ किया। और शिवाजी ने जिस मराठा राज्य की स्थापना की वो एकदम अदम्य शक्ति बन गया। अदम्य शक्ति यानी जिसको कोई दबा नहीं सकता, ठीक है, वैसी शक्ति के रूप में ये उभरा। मराठों ने मुगलों को अत्यधिक कष्ट दिए और मुगल साम्राज्य के ढांचों को खंडित कर डाला। जो राजा आए मराठा साम्राज्य के, उन्होंने जो है मुगलों से युद्ध किया और मुगल जो था, मुगल को बिल्कुल पतन की ओर जो है पतन की ओर तो वो पहले से ही था, लेकिन जो एंडिंग होती है ना उसको भी पूरी तरह से जो है मराठा साम्राज्य ने ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट जो उत्तरदायी कारण माना जाता है वो है हिंदुत्व का प्रभाव, यानी कि जो हिंदू लोग थे, ठीक है, उनका क्या प्रभाव था, ठीक है, ये भी एक कारण माना जाता है। अगर हम बात करें कि मराठा जो हमारा साम्राज्य है, मराठा साम्राज्य जो है उसको एक एकता के सूत्र में बांधने के लिए जो हिंदुत्व का प्रभाव था वो बहुत जो है प्रभावशाली रहा। अक्सर जो मुस्लिम जो मुगल शासक थे वो क्या करते थे कि वो हिंदुओं और उनके जो हिंदुओं पर अत्याचार करते थे तथा जो उनके मंदिर थे उन पे हमला करके जो है मंदिरों को जो है तोड़ डालते थे, जिस वजह से जो हिंदू है उनको बहुत दुख होता था। और उन हिंदुओं ने फिर क्या करा कि जो मराठा के जो लोग हैं उन्होंने हिंदू धर्म और जो उनकी संस्कृति है उसकी रक्षा के लिए जो है उन्हें एक हौसला मिला कि वो जो है इन जो राज्य हैं इन राज्यों से लड़ेंगे और अपने आप को और शक्तिशाली करेंगे, ठीक है, ताकि वो जो अपना जो मंदिर है उसको बचा सके, अपनी संस्कृति को बचा सके। हिंदुओं पर अत्याचार होते देखकर मराठा निवासियों को मुसलमान के दास्तव से मुक्त करने के लिए संघर्ष की प्रेरणा मिली। जो मुगल साम्राज्य में अगर हम बात करें औरंगजेब की, तो उन्होंने काफ़ी जो है कड़ी नीतियां जो है लोगों पर लागू कर रखी थी। जबरन जो है लोगों से कर वसूल करते थे, ठीक है, तो और काफ़ी सारे जो है धर्म परिवर्तन करवाते थे हिंदुओं से। तो उस टाइम पे ये सारे अत्याचार जो है हो रहे थे हिंदुओं पर, तो उससे जो है वो दुखी हो गए थे। जो मराठा साम्राज्य के लोग हैं, निवासी हैं, वो काफ़ी ज़्यादा दुखी थे। इसलिए वो चाहते थे कि ये जो दास्ताव है इससे मुक्त हो जाए, ठीक है, वो मुसलमानों की जो ये कैद है इससे मुक्त हो जाए। इसलिए उन्होंने अपनी शक्ति को जो है वो और ज़्यादा प्रभावशाली किया ताकि हम एक शक्ति के रूप में उभरे और ये मुगल साम्राज्य का अंत कर दें। ये मेन जो है रीज़न माना जाता है। इसके बाद भाषा की जो एकता है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है मराठा शक्ति के उत्थान के लिए। भाषा के द्वारा किसी भी देश और समाज की राजनीति और संस्कृति में एकता को बढ़ावा मिलती है, क्योंकि एक ही भाषा थी वहाँ पे, मराठा भाषा, सब मराठा ही बोलते थे, ठीक है, तो इस वजह से भी जो है लोगों में एकता जो है बहुत जल्दी एकता की भावना जो है उसको बढ़ावा मिला। मराठी भाषा में मराठों में राष्ट्र प्रेम और एकता के बंधन में बांधने की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो ये भाषा थी मराठी भाषा, इन्होंने जो है लोगों को एकजुट करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और मराठी में भाषा को लेकर किसी भी प्रकार का आपसी संघर्ष नहीं होता था, ठीक है, तो भाषा को लेकर कोई संघर्ष नहीं था क्योंकि सबकी एक ही भाषा थी। इस वजह से जो है लोग जल्दी एकजुट हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है समाज में भेदभाव का अभाव, यानी कि समाज में भेदभाव जैसी कोई चीज़ नहीं थी उस समय, क्योंकि
भाषा सबकी एक थी, ठीक है। और धर्म पहले ही जो वहाँ के संत थे उन्होंने धार्मिक जो है जागृति लोगों के मन में जो है डाल दी थी, जिस वजह से लोगों में एकता जो है पहले ही से ही एकता की भावना जो है उत्पन्न हो चुकी थी। इसलिए समाज में जो है भेदभाव भी उस समय नहीं देखने को मिलता है। तत्कालीन मराठा साम्राज्य में तत्कालीन मराठा समाज के लोगों में जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब की दृष्टि में भेदभाव बहुत ही कम थी उस टाइम पर। सभी वर्ग जो है अपनी मेहनत के द्वारा अपनी आजीविका चलाते थे। और इसके अतिरिक्त वहाँ की जो महिलाएं हैं, वहाँ की महिलाओं में पर्दा करने की प्रथा भी नहीं थी। इसलिए मराठा की जो महिलाएं थी, मराठा जो राज्य की महिलाओं को भी जो है अपनी शक्ति और देशभक्ति का प्रदर्शन करने का मौका मिला। और जो वहाँ की महिलाएं थी, वहाँ की महिलाओं ने भी जो है देश के निर्माण में अपना खुलकर योगदान जो है वो वहाँ पे दिया। तो ये काफ़ी जो है जाति पाति नहीं थी वहाँ पे, ठीक है, और पर्दा प्रथा नहीं थी। इस वजह से जो है महिलाएं भी सपोर्ट करती थी, चाहे वो राजनीतिक स्वतंत्रता की बात हो, ठीक है, तो उसमें जो है महिलाओं ने भी अपने खुलकर योगदान दिया। लगभग सारे मराठा साम्राज्य ने जो है अपना खुलकर योगदान दिया, जिसकी वजह से मराठा जो है एक विकसित जो है एक काफ़ी प्रभावशील शक्ति के रूप में जो है उभरा। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है दक्षिण के जो सल्तनत थे उनका निरंतर ह्रास हुआ, यानी कि जो मुगल साम्राज्य के जो शासक थे उनका जो है निरंतर ह्रास होना, ठीक है, निरंतर हार रहे थे वो, ठीक है। ये भी काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट रोल जो है प्ले करती है मराठा शक्ति के उत्थान में। शिवाजी के उत्थान के समय दक्षिण में केवल गोलकुंडा और बीजापुर की सल्तनत ही बची रह गई थी। अगर हम दक्षिण साइड की बात करें तो वहाँ पे 2 ही सल्तनत जो है मुगल साम्राज्य के अंडर में थी उस समय। और 1682 से लेकर 1700 तक औरंगजेब जो है वो दक्षिण में ही रहे। और इन वर्षों में मुगल सेनाओं को कभी कभी सफलता मिल जाती थी, तो कभी इन सल्तनत के सुल्तान जो है चारित्रिक पतन के कारण जो है इनकी सल्तनत और उनकी स्थिति जो है वो दयनीय हो जाती थी। क्या होता था कि जो 1682 से 1707 तक जो है औरंगजेब ने दक्षिण में जो है शासन किया। उन्होंने काफ़ी कठोर जो है नीतियाँ लोगों पे लागू कर रखी थी, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है ये मराठा शक्ति, इनका भी उदय हो रहा था। तो जब युद्ध होता था तो कभी मुगलों के हाथ सफलता मिलती थी, तो कभी जो है मराठा के हाथ सफलता मिलती थी, क्योंकि उस समय मराठा शक्ति का उदय हो रहा था, ठीक है, उसका उत्थान हो रहा था और मुगल का पतन हो रहा था, ठीक है। ये इस बीच की बात है। तो यहाँ पे जो मुगल साम्राज्य का पतन है उसका जो एक कारण माना जाता है जो वहाँ के सुल्तान थे, ठीक है, उनका चारित्रिक पतन हो रहा था, क्योंकि वो जो है ज़्यादातर भोग विलास इन सब में रहते थे, नाचने गाने में जो है व्यस्त रहते थे, ठीक है। उन्होंने ज़्यादा जो है शासन पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है। कब औरंगजेब के बाद के जो शासन है उन्होंने इतना शासन पे ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से जो है उसकी मुगल की जो सत्ता है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो गई, ठीक है। और जो मराठा थी वो जो है उनको मिल गया एक मौका अपनी शक्ति को बढ़ाने का। इसके बाद नेक्स्ट जो कारण रहते हैं वो है आर्थिक स्थिति। जो मराठों की आर्थिक स्थिति वो रहती है कारण। मराठों की आर्थिक स्थिति ने भी जो है मराठों को एक शक्ति के रूप में उभरने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर हम बात करें आर्थिक स्थिति की, तो आर्थिक दशा से निपटने के लिए उन्होंने क्या किया, मराठों ने संघर्ष करना जो है शुरू कर दिया। मराठी लोग आर्थिक रूप से मजबूत बनने के लिए उन्होंने क्या किया, राजनीतिक क्रांति जो है उन्होंने वो करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने समाज को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए भी काफ़ी संघर्ष किया। तो आर्थिक स्थिति भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उनकी उत्थान को, क्योंकि जो मराठा साम्राज्य वो चाहते थे कि हम आर्थिक रूप में भी सबसे मजबूत हो जाए, ठीक है, इतने मजबूत हो जाए हम आर्थिक रूप से कि हमें किसी पर राज्य पर डिपेंड ना रहना पड़े। अगर हमें कोई भी आर्थिक हेल्प चाहिए तो हम इतने सुदृढ़ हों कि हमें किसी की हेल्प ना लेनी पड़े, ठीक है। तो ये भी एक कारण रहा उसके उत्थान का, मराठा शक्ति के। इसके बाद आपका जो लास्ट उत्तरदायी कारण है वो है शिवाजी जी का योगदान। और ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, शिवाजी जी के योगदान मराठा जो साम्राज्य है उसके उत्थान का जो एक सबसे मेन जो है कारण माना जाता है कि जिसकी वजह से उत्थान हुआ, जिसके अंडर में मराठा शक्ति का उदय हुआ, जो मराठा को जो एकदम उदय तक लेके गया, एक प्रभावशील जो है शक्तिशाली राज्य बनाया, वो है शिवाजी जी। और इनके योगदान की वजह से जो मराठा शक्ति है
वो काफ़ी जो है प्रभावशील हो गई और इनके जो वंशज है उन्होंने भी जो है मराठा शक्ति का विस्तार किया। ठीक है, तो अगर हम बात करें शिवाजी जी के योगदान की, तो कुछ इतिहासकार जो हैं उनके अनुसार जो मराठा के उत्थान का कारण है वो शिवाजी जैसे जो योग्य बोल सकते हैं कुशल सैनिक और महान नेता हैं, ये जो है इस वजह से मराठा शक्ति का उत्थान हुआ है, ऐसा कुछ इतिहासकार कहते हैं। ठीक है, शिवाजी ने मराठा आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना को जागृत किया। उनको अपने प्रति जाति धर्म और देश के लिए मर मिटना सिखाया। फिर उसने जो है फिर उन्होंने अपनी सेना का गठन किया। किन्ने शिवाजी जो महाराज जी हैं उन्होंने जो है अपनी सेना का गठन किया, एक सेना जो है नियुक्त की उन्होंने, और महाराष्ट्र को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उन्होंने महाराष्ट्र की स्थापना की। तो जो शिवाजी जी हैं उनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल माना जाता है। उन्होंने क्या किया, लोगों को एकजुट करने की कोशिश करी और एकता की भावना लाई, देश के प्रति राष्ट्रभक्ति, ठीक है, देश के प्रति राष्ट्रभक्ति सिखाई। ठीक है, कैसे उन्हें अपने राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ों ने क्या किया कि मराठा शक्ति को जो है एक प्रभावशील बनाने में काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है भूमिका निभाई। अगर हम बात करें कि जो मराठा शक्ति है उसको एक सूत्र में बांधने के लिए अकेले शिवाजी नहीं थे, उनकी काफ़ी लोगों ने हेल्प करी थी, जिनमें मोरी पिंगले, अन्नाजी दत्त, निराजी राव जैसे लोग जो है उन्होंने शिवाजी जी का साथ दिया। और साथ ही साथ उनके कुछ सहयोगी जिसमें प्रताप राव गुर्जर का नाम आता है, इन लोगों ने भी जो है शिवाजी जी का जो है सहयोग। सो गाइस, इस वीडियो का अब हम यहीं पे एंड करते हैं। इसमें हमने पढ़ा कि जो मराठा शक्ति का उदय हुआ उसके लिए कौन कौन से उत्तरदायी कारण रहे, कौन कौन से रीज़न रहे। ठीक है, और शिवाजी जी का क्या योगदान रहा मराठा शक्ति के उत्थान में, यानी मराठा शक्ति को बहुत प्रभावशाली शक्ति बनाने में शिवाजी जी का क्या योगदान रहा, और खुद मराठा जो साम्राज्य है उसका क्या योगदान रहा, कौन से वो रीज़न थे जिसके वजह से मराठा साम्राज्य जो उठा है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ये शिवाजी जी महाराज के बारे में देखेंगे कि इनने जो है मराठा साम्राज्य के लिए क्या किया, और इनकी मृत्यु के बाद इनके उत्तराधिकारी आए। ठीक है, उन्होंने जो है मराठा साम्राज्य का कहाँ तक जो है उन्होंने विस्तार किया। ठीक है, और कैसे काम किए उन्होंने। ठीक है, उन सब के बारे में हम देखेंगे, राजा राम तक देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है हम राजा राम के जो अगले जो उत्तराधिकारी रहे उसके बारे में देखेंगे। सो आई होप गाइज मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।